आप सभी को नमस्कार। मैं आलोक आज आप लोगों के साथ आपके अपने चैनल मुद्दा आज का में एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। आज हम लोग असेंबली इलेक्शन जो कि 4 राज्यों में हुए हैं, उनके रिजल्ट की चर्चा करने आए हैं। दोस्तों, अगर आज का रिजल्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सारा विपक्ष मोदी की आंधी में उड़ गया है या बीजेपी की आंधी में उड़ गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आए हुए 4 राज्यों के रिजल्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या फैक्टर जीत और हार के रहे हैं, बीजेपी ने 3 राज्यों में बाजी कैसे मारी और कांग्रेस ने तेलंगाना में केसीआर की पार्टी को पटकनी कैसे दी। इन सभी मुद्दों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले हम कुछ कॉमन फैक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आज अगर हम ये कहें कि मोदी इलेक्शन की गारंटी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। हम एक दो पुराने नारों से ये कहना चाहेंगे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ये कहा करते थे कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आज उस टैगलाइन में या उस लेवल के नेता बन चुके हैं जहां वो लोगों से ये वादा करते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको गारंटी दूंगा, मैं आपको डिलीवरी दूंगा, मैं आपको अच्छी लाइफ स्टाइल दूंगा और आपको बहुत सारी योजनाओं के थ्रू हम गरीबी रेखा से आपको बाहर निकालेंगे। आज की डेट में 4 राज्यों में मतगणना हुई। उन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। अगर हम हिंदी पट्टी की बात करें 3 के 3 राज्यों यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने कोई भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। इवन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कहीं भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। उसके बावजूद बीजेपी का कहना है कि ये मोदी मैजिक है, ये कॉमन नेतृत्व की जीत है। मोदी ने और बीजेपी ने अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी यहाँ चेंज की और उन्होंने बहुत सारे सांसदों को भी टिकट देकर मैदान में उतारा। दोस्तों, अगर ओवरऑल हम बात करें तो बीजेपी ने 3 हिंदी पट्टी राज्यों में क्लीन स्वीप किया है और 2 राज्यों में कांग्रेस को बेदखल किया है और 1 राज्य मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। वहीं हम साउथ के राज्य तेलंगाना की बात करें तो पिछले 9 सालों से सत्ता में काबिज केसीआर और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के गठबंधन को धरता बताते हुए कांग्रेस ने सत्ता में काबिज किया है। दोस्तों, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी तक हम 1 बजे तक आए हुए रुझानों के बेस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी भी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये रुझान कहीं ना कहीं रिजल्ट में परिवर्तित हो जाएंगे। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम वोटों का कन्वर्जन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर अपने वोट बैंक को बनाए नहीं रख पाए। वहीं बीजेपी के लिए गुड न्यूज ये है कि वो 1 सीट 2018 में मिली थी उसको और उसके बावजूद इस बार वो 10 से 11 सीट पे लीड कर रही है और वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी संतोषजनक है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कर्नाटका के बाद ये एक साउथ इंडिया में एक नए गेटवे के रूप में काम आएगा। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं अभी तक आए हुए रिजल्टों के बारे में। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं 3 हिंदी पट्टी राज्यों के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम तेलंगाना की बात करेंगे। दोस्तों, पहला राज्य आज हमारी चर्चा में है छत्तीसगढ़। जैसा कि आप देख पा रहे हो, छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीट्स हैं और पूर्ण बहुमत के लिए 46 सीट की दरकार है। अभी तक आए हुए रुझानों में भाजपा 53 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 35 सीटों पर लीड कर रही है और बची हुई सीटों पर अन्य हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं भाजपा 46 सीटों से आगे निकल गई है और वो स्पष्ट बहुमत बना रही है। अभी कहना गलत होगा कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ही होंगे या कोई और होगा, लेकिन अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें कि इस इलेक्शन में बीजेपी जहां छत्तीसगढ़ में बहुत पीछे दिख रही थी, ऐसा क्या हुआ जिससे कि बीजेपी आज इस स्थिति में आ गई है और सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, लास्ट मोमेंट पे महादेव ऐप में जो करप्शन प्रधानमंत्री के द्वारा हाईलाइट किया गया, बीजेपी वही आगे लेके बढ़ी है और पिछले 5 सालों में जो डिलीवरी भूपेश बघेल नहीं दे पाए, बीजेपी ने उसको भी एक मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं आदिवासी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में जनता तक वो सारे मुद्दे पहुंचाए गए। जैसा कि हमें पता है, बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य इकाई में एक अच्छी इलेक्शन मशीनरी की तरह यूज करती है और उनका इलेक्शन का कैंपेनिंग
क्या मुद्दे उठाने हैं, सभी बहुत प्लान रहता है। सो कांग्रेस के लिए ज़रूरी है, प्रत्याशित रहा होगा, लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी है कि वो छत्तीसगढ़ में सरकार 5 साल बाद फिर से बनाने जा रही है। दोस्तों, अब हम अगले राज्य यानी राजस्थान की चर्चा करते हैं, जहां पर लोग कह रहे थे कि अशोक गहलोत एक जादूगर है और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ये बोल रहे थे कि 3 दिसंबर को जादू छूमंतर हो जाएगा। सो ऐसा ही हुआ। दोस्तों, 199 विधानसभा सीटों वाला राजस्थान, जहां की बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत थी, अभी के रुझानों में भाजपा 113 पर और कांग्रेस 76 सीटों पर आगे चल रही है। 100 सीटों का आंकड़ा बीजेपी ऑलरेडी पार कर चुकी है। अब मुद्दा ये है कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। वसुंधरा राजे, जो कि पहले ही पार्टी में कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जा चुकी हैं, उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत ही कम है। उसके अलावा राजवर्धन सिंह राठौर, मेघवाल और दिव्या कुमारी दिव्या, जो कि एक राज परिवार से आती हैं, उनकी मुख्यमंत्री चर्चा में नाम बड़ी प्रमुखता से आ रहा है। लेकिन इन सब में एक बहुत ही सरप्राइजिंग नाम हम लोग जो अभी चर्चा नहीं किए हैं, वो है बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। उनका वर्क स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके मुद्दे वैसे ही हैं जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। सो लोग कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम कह रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा नए चेहरे और नए नाम को एक सरप्राइज के रूप में रखते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे बड़ी संभावना बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने की है। सो हम आने वाले दिनों में ये चर्चा करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब दोस्तों, हम इन सारे इलेक्शन में जो सबसे बड़ा सरप्राइज जिस राज्य में हुआ है, हम उस राज्य की चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, वो राज्य है मध्य प्रदेश। एमपी अलग है, ये कहना सही ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नाथ को निराशा हाथ आई है और कमल खिल गया है। सो अगर कमलनाथ को पूरी तरह डिस्क्राइब करें तो नाथ हुए नाराज और कीचड़ में खिला कमल, या एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बताते हुए फिर से कमल खिला है। और कमल 1-2 सीटों या 10 सीटों के अंतर से नहीं हुआ, बहुत ही प्रचंड जीत बीजेपी की हुई। अभी तक आए हुए रुझानों में बीजेपी 164 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस सिर्फ 63 सीटों पर आगे चल रही है और बाकी 25 सीटों में अन्य हैं। जैसा कि हमें पता है, एमपी विधानसभा में सिर्फ 230 विधानसभा सीटें हैं और 116 सीटों के आने पर ही बहुमत हासिल किया जा सकता है। सो दोस्तों, अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी 116 सीटों से कहीं आगे है, यानी कि 2/3 बहुमत पार करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना का है। हम ये जरूर कहेंगे कि कॉमन नेतृत्व की जीत है, बीजेपी ये जरूर कहेगी कि ये मोदी की जीत है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इतना प्रचंड बहुमत आया है उसमें कहीं ना कहीं सीएम लाडली योजना का बहुत बड़ा योगदान है। और इस योजना के आते ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कोई जादू नहीं चला, उनके मुद्दे भी नहीं चले। उन्होंने ऐसी योजनाओं की अनाउंसमेंट कर रखा था, बट किसी ने उस पर विश्वास नहीं दिखाया और एमपी में एक प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो दोस्तों, ये रिजल्ट तब है जब लगातार 18 साल से, पिछले 2 सालों को छोड़ दिया जाए उन 20 सालों में, तो 18 साल से बीजेपी ही सत्ता में है। और उन 18 सालों में लगभग ज़्यादातर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं। उनकी सादगी, उनका कार्य करने का स्टाइल, उनका करप्शन में कभी नाम ना आना, वो कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार के लिए बहुत ही बड़ा साबित हुआ है। और इतनी प्रचंड जीत सिर्फ मोदी या कॉमन नेतृत्व के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को भी क्रेडिट में देना होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सो अब ये देखना होगा, जैसा कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं प्रोजेक्ट किया गया, इतनी बड़ी जीत के बाद क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री से हटा पाएगी या लोकसभा इलेक्शन तक उन्हें मुख्यमंत्री बना के रखते हैं। सो आने वाले दिनों में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं साउथ के एक राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना ने कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी रही है केसीआर, क्योंकि पिछले 9 सालों में केसीआर ने काफ़ी काम तो किए, लेकिन बहुत सारे करप्शन चार्जेस भी लगे, अंधविश्वास भी उन पर लगा, और वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुस्लिम वोट को भी एकजुट रखना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने उनके इस तिलिस्म को तोड़ा और लोगों ने केसीआर के खिलाफ वोट किया। वहाँ पर बीजेपी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए सारा फ़ायदा कांग्रेस को हुआ और मुस्लिम वोटर और जो केसीआर से नाराज वोटों का कन्वर्जन
कांग्रेस की तरफ हुआ और आज कांग्रेस वहाँ की 119 विधानसभा सीटों में लगभग 66 यानी 66 सीटों पे आगे है। बीएसआर यानी केसीआर की पार्टी 43 सीटों पे और बीजेपी भी अपना वोट शेयर बढ़ाते हुए 10 से 11 सीटों पे आगे दिख रही है। ये निराशा सबसे ज़्यादा एग्रेसिव लीडर असदुद्दीन ओवैसी के लिए होगी, जहां वो 7 सीट अपनी पक्की मान के चल रहे थे और उनमें भी वो 4 से 5 सीटों का और भी बढ़ोतरी की बातें कर रहे थे। वो जैसे हर जगह मुस्लिम वोटों के ठेकेदार की तरह काम करते हैं, वहाँ भी उन्होंने हैदराबाद की सीट अपने लिए और बाकी सीटों पे केसीआर को मुस्लिम वोट दिलाने का वादा किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो खुद 3 से 4 सीटों पे ही सिर्फ रुझानों में आगे दिख रहे हैं, बाकी 3 सीटों पे वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे हैं और वो केसीआर को भी मुस्लिम वोट नहीं दिला पाए क्योंकि उनका कोई और वोट बैंक है भी नहीं। वो सिर्फ एक कट्टर नेता हैं और मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की ही बात करते हैं और इस बार कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। तो दोस्तों, इन सब रुझानों के बाद हम इस पर आते हैं कि अब आने वाले 2024 में क्या ये 2024 का सेमीफाइनल था? अगर ये सेमीफाइनल था तो बीजेपी ने इसे 3-1 से जीत लिया है। अगर ये इंडिया गठबंधन की परीक्षा थी बीजेपी के खिलाफ, तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फेल हुआ है। ना तो कहीं वो गठबंधन कर पाए हैं और ना ही आगे आने वाले दिनों में गठबंधन की संभावना दिखती है। अब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जैसा कांग्रेस से सोच रही थी कि इन राज्यों में अच्छा करने के बाद वो इंडिया गठबंधन के अलायंस से अच्छी निगोशिएशन करेंगे और कांग्रेस के लिए अच्छी सीट तलाश करेंगे। अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव 2 या 3 से ज़्यादा कांग्रेस को यूपी में देंगे? ममता बनर्जी क्या बंगाल में कांग्रेस को उतना ही सम्मान और सीट दे पाएंगी? ऐसा ही केरला में क्या उनको लेफ्ट पार्टी ऐसा सम्मान देगी? महाराष्ट्र में शरद पवार भी निगोशिएशन के मूड में नहीं है। अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये इंडिया गठबंधन के ऊपर है और नीतीश कुमार जो कि इसके संयोजक बनने के लिए कई बार कोशिश कर चुके थे, अब वो निगोशिएशन के मूड में होंगे और कहीं ना कहीं लालू और नीतीश भी अब इंडिया गठबंधन में अच्छा रोल चाहेंगे। दोस्तों, जो भी होगा हम लोग मुद्दा आज के में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज का सादा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है और आज की विनर बीजेपी है। लोकतंत्र के इस पर्व में हम सभी इसका स्वागत करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।